लालची सास और चंट बहू। मीरा की सास कमला एक दिन अपनी सहेली सुमन से कहती है कि उसने अपने बेटे रमन की शादी करके लाखों का नुकसान कर लिया। कमला जी जी ऐसा क्यों कहती हो? भला मीरा में क्या बुराई है? अरे सुमन बहन क्या बताऊं, इस मीरा ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। ना ही घर का कोई काम करती है और ना ही बाहर कमाने जाती है। अरे भला फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए से लेकर आई थी क्या मैं? अरे जी जी, आजकल तो ऐसा ही हाल है सबका। दहेज में एक गाड़ी क्या ले आती है कि बस सर पर बैठ के तांडव करने लगती है। मेरी बहू मीरा तो दहेज में एक फूटी कोरी भी नहीं लाई, फिर भी रोज महारानी मुझे उंगली पर नचाती है। जी जी, फिर तो बहुत गलत बात है। तुम्हारी भी गलती है, बिना दहेज के ब्याह किया ही क्यों? अरे मैं तो अच्छा और बहुत दहेज लेती, आखिर मेरा बेटा इंजीनियर है। पर तेरे जीजा जी दहेज के खिलाफ है ना, बेकार कॉलेज के प्रोफेसर। अरे दुनियादारी की समझ ही नहीं है, बस अपने किताबों की दुनिया में ही रहते हैं। अरे जी जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, थोड़ा काम में लगाओ, खुद दहेज चल के आएगा। कमला को सुमन की बात समझ में आ जाती है और उसे सुमन का सुझाव अच्छा भी लगता है। कमला अगली सुबह से मीरा पर हुक्म चलाने लगती है। सुन बहू, फटाफट से सफाई कर ले, फिर रोटियां भी बनानी है। सासू माँ, सब मैं ही करूंगी क्या? आपके पूरा दिन मुझे काम बताने का ही कष्ट करती रहोगी। पोटू क्या चाहती है, मैं तेरी नौकरानी बन जाऊं है? चुपचाप काम कर, नहीं तो अपने मायके का रास्ता नाप और निकल मेरे घर से। मीरा अपनी सास की धमकी सुन के थोड़ा डर जाती है। वो पूरी ईमानदारी के साथ घर का काम और अपनी सास कमला की सेवा करने लगती है। ये सब देखकर कमला बहुत खुश होती है, पर थोड़ी निराश भी होती है, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ अभी तक तो हुआ नहीं था। कमला अपनी बहू मीरा को और काम बताने लगती है। सासू माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो ऐसा कर पीहू, एक गाड़ी मंगा दे पीहू जो तुझे तेरे मायके छोड़ आए। अब तेरे दहेज में कोई नौकरानी तो आई नहीं जो तुझे आराम करने दूं। पर सासू माँ, मैं तो मैंने मत कर और हाथ चला जल्दी जल्दी। आज तो कपड़े भी दुनिया भर के हैं, कौन धोएगा तेरे अलावा? मीरा बीमार हालत में भी काम करने लग जाती है। मन ही मन सोचती है कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस बुढ़िया की चिक चिक बंद हो जाए। मीरा समझ तो चुकी थी कि उसकी सास अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, इसलिए वो प्लानिंग में लग जाती है। अगली सुबह मीरा तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वाह जी वाह, और काम कौन करेगा घर का? सासू माँ, 2 दिन की तो बात है बस, जा चली जा, पर फिर वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मीरा जानती थी कि घर में वापस घुसने के लिए उसे क्या करना है। वो अपने मायके पहुंचती है और रोने लगती है। उसके माता पिता उससे रोने का कारण पूछते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती। तभी मीरा की माँ उसके हाथों की तरफ देखती है। मीरा, ये तेरे हाथों के नाखून कहाँ गए? तुझे तो नाखून बड़े करने का बड़ा शौक है ना? माँ, उस घर के बर्तन और कपड़े धो धो कर मेरे नाखून ही नहीं बल्कि हाथ भी घिस गया। अब तुमने मेरे साथ ना कोई नौकरानी भेजी, ना कोई सुख की सुविधा। मीरा के माता पिता समझ जाते हैं कि मीरा को दहेज का सामान चाहिए। अगले ही दिन मीरा के माता पिता उसके लिए एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज मंगवा देते हैं। मीरा ये देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने ससुराल जाने की तैयारी करने लगती है। मीरा जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास उसे देखकर बहुत खुश होती है। अरे मेरी प्यारी बहू, आ गई तू। और ये फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, अरे भाई इन सब की क्या जरूरत है? सासू माँ, जरूरत आपको नहीं मुझे है, क्योंकि घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है ना। मीरा की बात सुन के कमला गुस्से से बोलती है। बहू रानी, तू मेरी बात सुन ले, मैं तेरे इस दहेज के सामान के सामने झुकने वाली नहीं हूँ। घर का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब कमला और दहेज लेने के चक्कर में मीरा का काम बढ़ाने लगती है। वो जानबूझकर गंदगी फैलाती और बना हुआ काम बिगाड़ने लगती। मीरा बहुत परेशान हो जाती है।
वो अपनी सहूलियत के हिसाब से हर चीज अपने मायके से मंगवा लेती है। धीरे धीरे कमला की चाल कामयाब हो जाती है, पर वो मीरा की चाल नहीं समझ पाती। धीरे धीरे मीरा भी अपने मकसद की तरफ बढ़ने लगती है। वो अपने ससुर और अपने पति को अपनी तरफ कर लेती है। एक दिन मीरा अपने ससुर से कहती है, पिताजी, क्यों ना आप ही घर मेरे नाम कर दी, क्योंकि सासू माँ तो बीमार रहती है और रमन का तो आपको पता ही है कितने बिजी रहते हैं। इसमें घर को संभालेगा कौन? हो बहू, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस घर को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए। ये कहकर मीरा के ससुर जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी मीरा के नाम कर देते हैं। मीरा बहुत खुश होती है, क्योंकि वो अब अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। इस बात की खबर कमला को भी लगती है। कमला को जैसे ही पूरी बात पता चलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में मीरा के पास जाती है। अरे करमजली, तू तो बहुत चंट निकली। मैं तुझसे घर का सामान ही मंगवाती रह गई और तूने पूरा का पूरा घर अपना बना लिया। सासू माँ, अब आप घर का काम करने की भी आदत डाल ही लो, क्योंकि अब मैं तो कुछ करूंगी नहीं। और हाँ, अगर आपने काम करने में आनाकानी की तो इस उम्र में मायके नहीं बल्कि बुजुर्गों के आश्रम भेज दूंगी। मीरा की बात सुनकर कमला बहुत दुखी होती है। वो अपनी सहेली सुमन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। अरे सुमन, मैंने तो लालच में आके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। काश मैं तेरी बात मानती ही नहीं तो आज ये मेरी दशा नहीं होती। माँ जीजी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तो सिर्फ काम करवाने की सलाह दी थी, पर तुम तो बेचारी मीरा को परेशान करने लगी। अब बारो अपने किए के फल। और वैसे भी ना, एक दिन तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। सुमन की बातें सुनकर कमला अपने घर वापस चली जाती है और अपनी बहू मीरा को पूरी बात बताती है कि कैसे सुमन ने उसे उल्टी सलाह दी कि अपना पल्ला साफ कर लिया। कमला अपनी बहू से माफी मांगती है। नहीं सासू माँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए वही बात है। मुझे भी घर पर कोई राजबाज नहीं करना। बस प्यार और साथ मिले उतना ही बात है। अब सास बहू मिलजुल के एक साथ प्यार से रहने लगती है और दोनों घर के काम भी मिल बांट के करने लगती है।